नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज डेट क्या हो गई? 17 अगस्त हो गई है। उसके पहले आप लोगों ने 15 अगस्त मनाया होगा। उसके पहले हम लोगों ने एनएफएसएस डेटा दिया था, ठीक है। एनएफएसएस 6 डेटा हमने करवाया हुआ, उसको कर लीजिएगा वो क्लास अगर आपने नहीं की है, बहुत महत्वपूर्ण है। और यूपी स्पेशल जुलाई का जो करंट अफेयर्स है वो भी हमने कराया है, उसको भी आप लोग कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। आइए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन अभी हमारे यहां पर अभी ऑफर चल रहे थे 17 अगस्त तक। आज ऑफर का अंतिम दिवस है ना। 15-10 से लेकर के 17 अगस्त तक हमने ऑफर चलाया था। अगर अभी तक आपने हमारे कोर्स में एनरोलमेंट नहीं किया है तो आप कर लीजिए। हमारे सभी कोर्सेज में टेस्ट सीरीज से लेकर के जो भी कोर्सेज हैं वो उनमें सब में ऑफर चल रहा है। किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमसे बातचीत करनी होगी तो इस नंबर पर सीधे संपर्क कीजिएगा, ठीक है। ये हमारे बैचेस हैं, यहां पे हमारी सारी टेस्ट सीरीज है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से आप जो है 17 अगस्त आज तक आप एडमिशन ले लीजिएगा। इन केस अगर आज नहीं ले पाए, बाय द वे कोई दिक्कत हो गई तो कल तक आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर से ऑफर सारे बंद हो जाएंगे, फिर आपकी जो रियल फीस है वही आपको पे करनी पड़ेगी, एग्जैक्टली फीस, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अभी हमारे यहां पर हिंदी का प्री का वीडियो लेक्चर के साथ साथ में जो है आपको, अगर आपको चाहिए तो ये टेस्ट सीरीज हमारी 750 रुपए में है। इसमें हिंदी का प्री का वीडियो लेक्चर प्लस टेस्ट सीरीज आपकी दोनों मिलेगी। इसका प्राइस 750 रुपए है। आप इसको भी ले सकते हैं अगर आपको ओनली हिंदी करनी है। ओनली हिंदी का टेस्ट अगर आपको लगाना है, ओनली हिंदी का टेस्ट लगाना है आपको, तो ये इसका प्राइस 449 रुपए में है। इसमें सब में देखिए 50% का डिस्काउंट चल रहा है, तो ये आपको मिल जाएगा। इसमें आपको 20 फुल एंड टेस्ट मिल जाएंगे और 100 जो है आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएगा। इसमें 100 टॉपिक वाइज टेस्ट, 20 फुल एंड टेस्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो प्रॉपर जीएस प्लस हिंदी का टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 500 रुपए है डिस्काउंट के साथ में, ठीक है। इसमें जीएस और हिंदी का 20 फुल एंड टेस्ट मिल जाएगा आपको जो है आराम से। तो इसको भी आप परचेज कर सकते हैं, जो आपको सही लगे आप वो परचेज कर सकते हैं, कि कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए सीधे आज के टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं पहला टॉपिक आज का हमारा क्या है। नंबर 1 है ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप एवं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, ठीक है। तो केंद्रीय जो हमारे सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के पुस्तकालयों को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए ग्रामीण ज्ञान सेतु जो है एक ऐप है उसको लॉन्च किया है। क्या क्या कह रहा है कि इस क्षेत्र के पुस्तकालयों अर्थात लाइब्रेरी को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप को लॉन्च किया है। अब हम सब कुछ डिजिटलाइज कर रहे हैं, सब कुछ डिजिटलीकरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऐसे में पुस्तकालयों का डिजिटलीकरण अपने में बड़ी बात है। इस ऐप को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। तो आप मुझे बताओ कि भैया ये राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है? हमारे उत्तर प्रदेश में भी हर ग्राम पंचायत में एक पुस्तकालय बनाए जाने की घोषणा कर दी गई थी ना, याद है आपको? ठीक है, वहां पर बच्चों के लिए कंप्यूटर्स और किताबें आज रखी जाएंगी, शायद आपको पता होगा। गांधीनगर, अब इसमें कई जो है बड़े स्तर पर जो विधानसभा के कुछ जो गांव होंगे, उन गांव 5 से 6 हजार वाले गांव जो होंगे, उसमें से ये इतने नए पुस्तकालय खोले जाएंगे। इसमें इस ऐप के माध्यम से अब तक 752 पुस्तकालयों को जोड़ा जा चुका है तथा 2,80,000 पुस्तकों वाले 4 बड़े पुस्तकालयों को ग्रामीण पुस्तकालयों के साथ एकीकृत किया गया है। ठीक है, क्या इसका उद्देश्य रहेगा? ग्रामीण बच्चों और नागरिकों में पढ़ने की आदत विकसित करना, ज्ञान के साधनों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना और प्राथमिक शिक्षा को क्या करना, मजबूत करना है। इसका क्या है अल्टीमेटली उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, चलिए डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, जीवन और उनका योगदान आप इनके बारे में जान लीजिए। तो डॉक्टर सियाली रमामृत रंगनाथन, ठीक है, इनका जन्म 12 अगस्त 1892 को तमिलनाडु में हुआ था और उन्हें भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा, यानी कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के जनक कौन माने जाते हैं? तो यही डॉक्टर सियाली रमामृत रंगनाथन। उनकी साधारण योगदान के सम्मान में प्रतिवर्ष 12 अगस्त जो कि उनकी जयंती होती है, उन्हीं के उपलक्ष्य में जो है पूरे भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। तो ये 12 अगस्त की जो डेट है ये आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम हैं, यहां पे लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अलग से मैं इसको नहीं बता रहा हूं मैं। ठीक है, डॉक्टर रंगनाथन ने 1933 में कोलन क्लासिफिकेशन प्रणाली का विकास किया, जो पुस्तकालयों में पुस्तकों के वर्गीकरण की एक क्रांतिकारी और वैज्ञानिक पद्धति थी। क्या? कोलन क्लासिफिकेशन। ये शायद आपने पढ़ा होगा, अगर आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आप जानते होंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट है, इन्होंने पुस्तकालय सूचीकरण के लिए मानक नियम तैयार किए।
पुस्तकालय विज्ञान और शिक्षा क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1957 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया था अपने आप पे। ठीक है, चलिए बाकी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, ये सारी बातें यहां पे लिखी हुई हैं, आप एक एक करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। हाल ही में गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में ग्रामीण पुस्तकालयों को आपस में जोड़ने के लिए किस ऐप का शुभारंभ किया गया है? ज्ञान दर्शन ऐप, ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप, ई ग्रंथालय ऐप या डिजिटल विद्या ऐप? क्या हो जाएगा? बी होगा क्या भाई? बिल्कुल सही बात है, ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप है ना, इसी से। चलिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 अभी चर्चा में था। इसको कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2026 बोलते हैं। पार्लियामेंट ने अर्थात संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। लोकसभा द्वारा पूर्व में पारित किए जाने वाले के बाद राज्यसभा ने भी इसे अपनी मंजूरी दे दी है। ये खास बात है जो आपको ध्यान रखनी है। यह विधेयक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, ठीक है, 1962 में क्या करता है? अमेंडमेंट करता है, संशोधन करता है। तो पूछेगा कि किस जो है विधेयक में संशोधन करेगा, तो आप इसका नाम लिख दीजिएगा। यह विधेयक जो है सहकारिता राज्य मंत्री के द्वारा संसद में पेश किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? सहकारी क्षेत्र अर्थात जो कोऑपरेटिव जो क्षेत्र होता है के फाइनेंशियल एम्पावरमेंट अर्थात उनके वित्तीय सशक्तिकरण के दायरे को व्यापक बनाना है। इसके अलावा राज्य सरकारों और सहकारी विकास में लगी विभिन्न संस्थाओं को वित्त पोषण की प्रक्रिया को क्या करना है? सुगम और प्रत्यक्ष बनाना है। यह भी ध्यान रखिएगा। देश में सहकार से समृद्ध के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। ठीक है, अब इस विधेयक के कुछ प्रमुख प्रावधान हैं जो ध्यान रखना है आपको। निधि का विस्तार अर्थात यह विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास और संवर्धन में लगी किसी भी अधिकृत संस्था को निगम से प्राप्त निधि प्रदान करने की क्या करता है? वैधानिक अनुमति देता है अपने आप में। तो यह भी पॉइंट आपको क्या करना है? याद रखना है, बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्यक्ष ऋण एवं अनुदान अर्थात इस संशोधन के बाद, ठीक है, एनसीडीसी किसी भी पात्र सहकारी समिति या सहकारी विकास में संलग्न संस्था को सीधे ऋण और अनुदान प्रदान कर सकेगा अपने आप पे। ठीक है, लाभ क्या रहेगा? इससे बिचौलियों या लंबी प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बिना जो है सहकारी समितियों तक वित्तीय संसाधनों की त्वरित पहुंच सुनिश्चित हो पाएगी अपने आप पे। तो ये कई सारे पॉइंट्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट रखने हैं और आपको याद रखने हैं इसको। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के बारे में आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एनसीडीसी की स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के तहत एक वैधानिक निगम के रूप में की गई थी। ध्यान दीजिएगा। दूसरा, प्रशासनिक मंत्रालय की बात करते हैं तो यह भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इस मुख्यालय कहां पर है? इसकी नई दिल्ली में है। मुख्य कार्य क्या है? कृषि उपज, खाद्य पदार्थ, पशुधन, औद्योगिक वस्तुओं और असूचित सेवाओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन अर्थात मार्केटिंग, भंडारण यानी कि स्टोरेज, निर्यात और आयात के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना और उन्हें बढ़ावा देना और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, इसका क्या अल्टीमेटली उद्देश्य है। तो ये सारी बातें आपको एक एक करके क्या करनी है? आपको यहां पर याद रखनी है। ठीक है भाई, चलिए बाकी सहकारिता क्षेत्र का रणनीतिक एवं आर्थिक महत्व है। ये सब फैक्ट अगर आप देखेंगे ना तो आपके मेंस में ना बाबू पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, इतनी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन शायद आपको क्यों कराता हो। आपसे मैं बार बार कहता हूं कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, इतना डिटेल्स एक्सप्लेनेशन जो मैं कराता हूं इसका एक एक पॉइंट आपके प्री के लिए, आपके मेंस के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए और आपके एस्से के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हर दिन इस बात को मैं आपको कहता हूं, लेकिन आपकी आदत क्या है कि आप बोर हो जाते हैं। आप 1 घंटा करंट को नहीं दे सकते हैं, ये बहुत विडंबना है। इसको प्लीज आप समझने का प्रयास करिए। ठीक है, तो ये पूछेगा सहकारिता क्षेत्र क्या होता है, इसका क्या आर्थिक महत्व है, और सहकारिता मंत्रालय सहकारिता क्षेत्र पर प्रश्न बना है पीसीस में, लेकिन आप नहीं समझते हैं इसको। तो इसका क्या महत्व है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण होगा, इसको मजबूती मिलेगी अपने आप पे। आप डिटेल्स आप इसको पढ़ेगा पीडीएफ में। पीडीएफ कहां मिलेगी? हमारे डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। ठीक है, समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोथ में बड़ा फायदा होगा अपने आप में। अब डिटेल्स मैं फिर से कह रहा हूं, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आप डिटेल्स पढ़ते जाइएगा अपने आप में। ठीक है, चलिए तो अब इस पर प्रश्न बनेगा। अब आप इसका उत्तर बताइएगा फटाफट से, क्या बन जाएगा इसका उत्तर? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक 2026 के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह विधेयक एनसीडीसी को किसी भी पात्र सहकारी समिति को सीधे ऋण और अनुदान प्रदान करने की अनुमति देता है। दूसरा, यह राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी संस्थाओं को एनसीडीसी से प्राप्त निधि आवंटित करने का अधिकार देता है। बताइएगा इसका कथन क्या हो जाएगा उत्तर। ऐसे प्रश्न कोई आपको यूट्यूब पर नहीं कराता है, पता है आपको, समय लगता है, टाइम लगता है बनाने में, नहीं कराता है कोई। सब 4 विकल्प देके बना के चले जाएंगे आपको, लेकिन मैं डालता हूं प्रश्न हर हाल में। हालांकि मैं चाहूं तो अलग अलग प्रकार के कूट वाले कथन भी डाल दूं, लेकिन भैया ना कि आप इसी से बोर हो जाते होंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे आप, ठीक है। आप पढ़ना नहीं चाहते हैं ना, दिक्कत यही है, आप ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करते नहीं है। प्री ना निकालने का यही रीजन है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं ऐसे प्रश्नों की, ठीक है। फिर आप सी 1 और 2 दोनों कथन आपके सही हैं, यानी कि सी इज द राइट। ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। चलिए, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 एवं राज्य पुनर्गठन नाम परिवर्तन की संवैधानिक प्रक्रिया। अभी आप जानते होंगे केरल का नाम केरलम करने का प्रस्ताव चल रहा है, आप जानते होंगे। पार्लियामेंट ने केरल विधेयक 2026 को जो है 26 को पारित कर दिया है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा ने भी इसे अपनी मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची, ठीक है, शेड्यूल फर्स्ट में संशोधन करके केरल राज्य का नाम बदल करके केरलम करना है अपने यहाँ पे। यानी कि किसी राज्य में अगर संशोधन करना होगा उसमें संविधान में, तो किसमें करना होगा, आपकी जो अनुसूची होती है उसमें, जो पहली अनुसूची उसमें संशोधन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जून 24 में केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से संविधान के तहत प्रक्रिया शुरू कर राज्य का नाम बदल करके केरलम करने का अनुरोध किया था, ठीक है। मलयालम भाषा में राज्य का नाम हमेशा से केरलम रहा है अपने आप पे, जबकि संविधान की पहली अनुसूची के अंग्रेजी संस्करण में यह केरल दर्ज था। अतः इस भाषाई विसंगति को दूर करने के लिए परिवर्तन किया गया है। अब केरल का नाम केरलम ही रखा जाएगा, ठीक है। कुछ राज्यों के नामों में अगर परिवर्तन करना है तो उसके लिए एक संवैधानिक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। वो क्या है, वो यही है कि भारतीय संविधान का भाग 1 यानी कि भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 राज्यों के गठन, सीमा परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा, राज्यों का गठन, सीमा परिवर्तन और नाम परिवर्तन से क्या है, सम्मिलित है अपने आप पे। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपको बताया यहां पर, ठीक है। यानी कि इन तीनों में से किसी में परिवर्तन करना है तो आपको इस पॉइंट को ध्यान देना पड़ेगा। अनुच्छेद 3 संसद को किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ाने या घटाने, उनकी सीमाओं में बदलाव करने या उसका नाम बदलने का अनन्य अधिकार देता है। यह कौन, आर्टिकल 3 आपका अनुच्छेद 3, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही संसद के किसी भी सदन में पेश किया सकता है। ध्यान दीजिएगा, बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा को पार्लियामेंट में आप इसको पेश नहीं कर सकते हैं। यह सबसे और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए है, ध्यान दीजिएगा। बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के आप इसको प्रेजेंट पार्लियामेंट में नहीं कर सकते हैं। यह अपने आप के सदन में यह बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि आपको यहां पर क्या करना है, याद रखना है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्य विधायिका का परामर्श, विधेयक पेश करने के से पूर्व राष्ट्रपति इसे संबंधित राज्य की विधानसभा या विधायिका के पास परामर्श के लिए भेजते हैं कि बॉस यू आर इंटरेस्टेड अबाउट दिस मैटर और नॉट, ठीक है। राज्य विधानसभा की राय विचार संसद के लिए बाध्यकारी होती है, बाध्यकारी नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। साधारण बहुमत, संसद के दोनों सदनों द्वारा इस प्रकार का विधेयक साधारण बहुमत, ठीक है, यानी कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत से पारित कर दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 368 का अपवाद भी इसमें, यानी कि अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 या 3 के तहत किया गया कोई भी संशोधन, जैसे प्रथम या चौथी अनुसूची में बदलाव, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। केरलम का ऐतिहासिक एवं व्युत्पत्तिपरक महत्व की बात करते हैं। अशोक के अभिलेख, राजा अशोक के द्वितीय शिलालेख में भी इस क्षेत्र का उल्लेख केरल पुत्र के रूप में मिलता है, जो चिर राजवंश से संबंधित था। अपने आप पे सीधे प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि किस अभिलेख में बाबू इसकी बात की गई है, केरलम वाली, तो बस आप यहां पर इसको ध्यान दीजिएगा। एक केरलम आंदोलन 1920 के दशक में भी सभी मलयालम भाषी क्षेत्रों को एकीकृत करने के लिए एक के केरलम आंदोलन चलाया गया था। राज्य पुनर्गठन 1956 की बात करते हैं तो फजल अली आयोग, ठीक है, की सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1956 को त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार क्षेत्र को मिलाकर के आधुनिक राज्य का गठन किया गया था। माफ कीजिएगा, ये सारे फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि 1950 में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश बना, मद्रास राज्य तमिलनाडु बना, 73 में मैसूर कर्नाटक बना, 6 में उत्तरांचल उत्तराखंड बना,
ये भाई साहब ये तो गलत लिखा है रे बाबा, ऐसा नहीं है, हाई तो 2000 होना चाहिए रे बाबा। इसको जरा इसको मैच कीजिए, मुझे कुछ गलती नजर आ रही है, इसको कट कर दीजिए, इसको मैं एक बार मैच कर लूंगा सही से, ठीक है, कट कर दीजिए, हटाइए। चलिए, हाल ही में संसद द्वारा पारित केरल विधेयक 2026 के माध्यम से संविधान की किस अनुसूची में संशोधन किया गया है, बताइए। फटाफट से आंसर दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला होना चाहिए ना, बिल्कुल सही बात है आपका, ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, विश्व हाथी दिवस एवं प्रोजेक्ट एलिफेंट अभी आप जानते होंगे, है ना, ये हर साल 12 अगस्त को जो है अपने आप पे संपूर्ण विश्व में विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड एलिफेंट डे, ठीक है। इसकी शुरुआत 2012 में हाथियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य की गई थे। तो 2012 जो है इसकी स्टार्टिंग है। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर जो है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने परियोजना हाथी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट एलिफेंट के उद्देश्य क्या है? हाथियों और उनके प्राकृतिक आवासों के आवाजाही के लिए गलियारों का संरक्षण करना, मानव हाथी संघर्ष को रोकना, अपने आप में बंधक हाथियों का कल्याण सुनिश्चित करना। आप जानते हो कि हाथी दांत आज के लिए लोग जो है हाथियों का शिकार खूब करते हैं, नहीं करना चाहिए, अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में हाथियों की पूजा की जाती है ना। चलिए, मानव हाथी संघर्ष को रोकने हेतु अपनाई जा रही उन्नत तकनीकें उपाय, ठीक है। AI आधारित पूर्व चेतावनी प्रणाली जो है लगाई जाती है, जिससे हम हाथियों को बचा सकते हैं। अर्थात हाथियों की आवाजाही का पता लगाने और स्थानीय समुदायों को समय पर अलर्ट भेजने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। रेलवे ट्रैक सुरक्षा भी बढ़ाई गई है अपने आप पे, ठीक है। कई प्रकार के हमने सिस्टम लगाए हैं जिससे कि क्या हो, रेलवे ट्रैकों पर हाथियां ना आ जाए, क्योंकि कई बार रेलवे ट्रैक पर हाथियों के अचानक आने से उनकी मृत्यु हो जाती है ना। रिहायशी इलाकों में और खेतों में हाथियों के प्रवेश को रोकने के लिए सौर ऊर्जा संचालित बाड़ जो है लगाए जाते हैं। आजकल समय पर मुआवजा मिलता है, फसलों और संपत्ति के नुकसान के लिए किसानों को तुरंत समय पर मुआवजा भी देने की व्यवस्था की गई है अपने यहाँ पे, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट आप जानते होंगे ना आप लोग, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत के साथ साथ में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की भी शुरुआत की गई थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय विरासत पशु यानी कि भारत सरकार ने वर्ष 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, पेट वगैरह में तो खूब आ सकता है, ठीक है, मिसलीनियस में आएगा ये प्रश्न। चलिए, बाकी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के तहत जो है सर्वोच्च कानूनी सुरक्षा को प्रदान किया गया है। IUCN की रेड लिस्ट में एशियाई हाथी संकटपन्न अर्थात इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। CITES जो अपेंडिक्स होता है, इसमें जो है हाथी रिजर्व की अगर बात करते हैं, भारत में 30 से अधिक अनुसूचित हाथी रिजर्व हैं। भारत में विश्व की सर्वाधिक जो है 60% से अधिक जंगली एशियाई हाथियों की आबादी पाई जाती है। तो ये डेटा बड़ा महत्वपूर्ण है, इनको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब आप बताइए कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तुरंत उत्तर दिए, फटाफट ले लीजिए। बी यानी कि ये बी हो जाएगा, 12 अगस्त। चलिए, थोड़ा आज जल्दी में हूं क्योंकि जस्ट मेरी क्लास लगी है, उसका शेड्यूल लग गया है, तो मैं जल्दी से इसको वाइंड अप करा दे रहा हूं। अमेरिका का गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम एवं डिजिटल इकोसिस्टम हब, तो अमेरिका ने अपने 185 अरब डॉलर के गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के विकास में रक्षा कंपनियां, प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स, निवेशकों और शोधकर्ताओं को जोड़ने के लिए गोल्डन डोम फॉर अमेरिका इकोसिस्टम हब नाम से एक नया डिजिटल पोर्टल अभी हाल ही में क्या किया है, लॉन्च कर दिया है। बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है, और इसकी घोषणा अभी हाल ही में कर दी गई है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम के अधिकारियों और अच्छा ठेकेदारों, वाणिज्यिक प्रौद्योगिकी कंपनियों, वेंचर्स आदि जो आप नाम देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि और प्रौद्योगिकी उद्यमियों के बीच संपर्क के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में काम करेगा अपने आप पे, ठीक है। इस पोर्टल के माध्यम से संभावित उद्योग भागीदार अपना पंजीकरण करा सकेंगे, अपने नवाचार अपलोड कर सकेंगे और सीधे कार्यक्रम अधिकारियों को डिजाइन जमा कर सकेंगे, ठीक है, ठीक है। बाकी गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम तकनीकी रणनीतिक महत्व की बात करते हैं तो एकीकृत बहुस्तरीय हवाई रक्षा इससे मजबूत होगी अपने आप में, अर्थात ठीक है, गोल्डन डोम एक अत्याधुनिक बहुस्तरीय मिसाइल रोधी प्रणाली है जिसे बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों, हाइपरसोनिक हथियारों और ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहनों, अमेरिकी संपर्क क्षेत्र की सुरक्षा के लिए इसको डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, ठीक है।
इजराइल के आयरन डोम से इसको तुलना की जा रही है अपने आप पे। तो ये कई सारी चीजें हैं जिसके बारे में आपको यहां पर लिखा गया है, ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी वैश्विक मिसाइल रक्षा प्रणालियां एक अवलोकन है, भारत में क्या क्या चल रहा है, इजराइल में क्या क्या है, अमेरिका में क्या क्या है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, फायदा करेगा आपके लिए, ठीक है। बस अब आप बताइए, हाल ही में 185 अरब डॉलर के गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के विकास हेतु एक नए डिजिटल इकोसिस्टम हब की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? हमने अभी आपको बताया था, अमेरिका के द्वारा, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, शेट A2 ये क्या है भाई साहब? या एक छोटी मॉलिक्यूलर वाली ओरल थेरेपी है जिसे HPV संक्रमण को सर्वाइकल कैंसर के में बदलने से रोकने के लिए विकसित किया गया है। इसे HPV से होने वाले सर्वाइकल डिस्प्लेसिया अर्थात कैंसर से पहले के घाव और सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए बनाया गया है। इस थेरेपी को भारत में ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च और यूएसए में यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा के स्टीफेंसन कैंसर सेंटर के सहयोग से इसको क्या किया गया है? विकसित किया गया है अपने यहाँ पे। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर क्या करना है? ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, बाकी यहाँ पर उसके बारे में लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए, अब आप बताइए, शेट A2 जो हाल ही में खबरों में रहा है, मुख्य रूप से किस बीमारी के इलाज के लिए विकसित किया गया है? डेंगू, टीबी, जापानी इंसेफ्लाइटिस या HPV से होने वाला सर्वाइकल कैंसर? सिंपल सी बात है, HPV से होने वाला सर्वाइकल कैंसर, यानी कि डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना, होम मिनिस्ट्री ने लगभग जो है अभी हाल में क्या किया है कि 12,898 लाभार्थी स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें 1553 स्वतंत्रता सेनानी और 11,345 पात्र आश्रित शामिल हैं, ठीक है। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ जो ये है आपका होम अफेयर्स है, इसके द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है, ठीक है। या योग्य स्वतंत्रता सेनानियों और उनके योग्य आश्रितों को सम्मान पेंशन देता है। पेंशन संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से तय पात्रता शर्तों और जरूरी सबूतों को पूरा करने के बाद ही इसको दिया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब आप बताइए, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है? सिंपल सी बात है, गृह मंत्रालय के द्वारा, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा जल्दी करा रहा हूं लास्ट के क्वेश्चन, क्योंकि अभी जस्ट मेरी क्लास लगी है, उसका शेड्यूल फिक्स हो चुका है, माफ कीजिएगा, ठीक है। चलिए, ग्रेट स्कीम, सरकार ने संसद को नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, ठीक है, के तहत ग्रेट स्कीम की प्रगति के बारे में जानकारी दी है। ग्रेट अर्थात टेक्निकल टेक्सटाइल्स में उभरते इनोवेटर्स के लिए रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ग्रांट स्कीम 2023 लागू की गई है। बड़ी बात है, इसको ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। इसका मकसद क्या है? टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर में स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को क्या करना? सपोर्ट करना, इसका अल्टीमेटली मुख्य उद्देश्य, ध्यान दीजिएगा। तो ये ग्रेट पहले आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यह स्कीम इनोवेटिव आइडियाज को कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी में बदलने की मदद करती है। हर मंजूर किए गए स्टार्टअप्स को 50 लाख तक की फाइनेंशियल मदद भी इसमें दी जाती है, ठीक है। चलिए, अब आप बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? हाल ही में खबरों में रही ग्रेट स्कीम किस सेक्टर से जुड़ी हुई है? बताइएगा। टेक्सटाइल, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है। तो अब आज आपके लिए अभ्यास प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग मुझे जरूर दीजिएगा। तो ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कुछ दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा, ठीक है। बाकी ये आपके लिए प्रश्न है, आप चाहें तो इस प्रश्न का उत्तर लिख करके आप हमें भेज सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर। और जैसा कि मैंने कहा था कि 10 अगस्त से लेकर के और आपका 17 अगस्त तक हमारे सभी कोर्सेज पर ऑफर है, 15 अगस्त में, तो आप इसको कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। ये दूसरा प्रश्न भी, इसका भी आप ले सकते हैं आराम से अपने आप पे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।